यादवों की पार्टी आरजेडी नहीं है। आज ये भीड़ बयां कर रही है कि हमारे बिहार की जनता भी बदलाव चाह रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिलता है आरजेडी को। पहला रीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। आज हम हैं गया जी शहर में, बुद्ध की नगरी। आज ऐसा नेत्री साहब से मुलाकात हुई कि मैंने सोचा कि उनसे कुछ पल उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो जानने के बाद लगा कि नहीं, प्रियंका जी से कुछ न कुछ इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए और इनसे कुछ चर्चा किया जाए। मैं सुबोध कुमार और हमारे साथ में प्रियंका यादव जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी का महिला मोर्चा का प्रदेश सचिव भी है। इनसे जानने के लिए मैंने गया में इनके साथ बैठा हूँ अभी, और इनसे जानना चाहते हैं कि मैम, आप पे जन स्वराज पार्टी बहुत नई पार्टी है और आपने इस पॉलिटिक्स में कैसे आया? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जन स्वराज बहुत नई पार्टी है। एक्चुअली मेरे अंदर समाज सेवा की भावना शुरू से रही है और मैं अपने संस्था के ज़रिए समाज सेवा लगातार कर रही थी। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, बट मेरा मानना है कि राजनीति सिर्फ गद्दी के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति मतलब कि जनसेवा। तो जनसेवा का नया अनुभव लेने के लिए मुझे लगा कि जन स्वराज एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्तियों की कद्र होती है। तो बस मुझे मन किया यहाँ पर जुड़कर कुछ सीखने का, ज़मीनी स्तर से जुड़ने का और लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने का। इसलिए मैं जन स्वराज में आज हूँ। पार्टी में आने के लिए एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता लोग आपको बताए कि कोई फैमिली मेंबर ने बताया कि आपका जो दोस्त सहेली या सहपाठी लोग, उन लोग आपको बताए? नहीं, जन स्वराज का तो मैं देख रही थी कि प्रशांत जी का जब पैदल मार्च यात्रा चला तो मुझे ये काफ़ी प्रभावित किया कि कोई नेता घर घर घूमकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं जाति में उलझ कर रह गई है। इसके अलावा भी अगर जनता को ये जानकारी मिल रही है कि कोई नेता ऐसा है जन स्वराज में, प्रशांत जी, कि जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे बात करना चाह रहा है या फिर उस बदलाव को लाना चाह रहा है बिहार में, तो मैं जो उनका पैदल मार्च यात्रा में ये मांग देखी, ये जागरूकता अभियान देखी, तो मुझे वहाँ से देखने और जानने को मिला जन स्वराज के बारे में। प्रियंका जी, मैं बहुत एक बोला जाए तो कि आप जन स्वराज ही क्यों? अगर देखा जाए तो बिहार में पार्टी अगर यादव की पार्टी है तो आरजेडी पार्टी है, तो आप प्रियंका यादव जी, आप जन स्वराज में कैसे आ गए? हाँ, आरजेडी छोड़कर। ये क्वेश्चन मुझे अक्सर पूछे जा रहे हैं इन दिनों और मैं यही जवाब दे रही हूँ कि देखिए, लोगों का बिहार में ना एक सोच है कि यादवों का पार्टी राजद है, फॉरवर्ड का पार्टी बीजेपी है, बैकवर्ड के पार्टी और भी जो पार्टीज़ हैं उनको, ये सिर्फ एक सोच है। मैं सीधा सवाल जनता से ही करती हूँ कि अगर बीजेपी किसी भी विधानसभा से यादव कैंडिडेट को उतारती है, तब आपका जातिवाद कहाँ जाता है? आखिर तो यादव वोट करते हैं फॉरवर्ड को वोट, या फिर आरजेडी किसी भी विधानसभा से किसी फॉरवर्ड कैंडिडेट को उतारती है तो ऑब्वियसली यादव फॉरवर्ड को वोट करते हैं। प्रियंका जी, मैं अभी रुकना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, एक तो मतलब एक ठीक है, बीजेपी आपको यादव का टिकट दे दिया, वोट देता है लोग, हर कोई देता है जितना जिसका, लेकिन एक बोला जाए कि एक दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर यादवों की पार्टी है तो आरजेडी पार्टी है। मैं ही बात करना चाह रहा हूँ कि आप आरजेडी में नहीं जाकर के आप जन स्वराज में कैसे आगे नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लियर है ना, ये सोच मेरा क्लियर है कि यादवों की पार्टी आरजेडी नहीं है। अच्छा, वही की बात है, यादवों की पार्टी आरजेडी नहीं है? नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। अच्छा, आरजेडी को जनता बनाई है, ना कि जनता से यादव है। यादवों से आरजेडी है, ना कि आरजेडी से यादव है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मानती हूँ कि गद्दी पे यादव बैठे हुए हैं, ऊपर लालू जी बैठे या तेजस्वी जी बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे यादवों के वो मालिक हो गए। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि देखिए, राजद में मैं नहीं मतलब देखती हूँ कि राजद अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। शहाबुद्दीन जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके लिए वो कुछ नहीं किए एंड मोमेंट पर जब उनको ज़रूरत था, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी सारिका जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहती तो आरजेडी बहुत कुछ कर सकती थी बट नहीं किए। तो मैं अक्सर देखी हूँ कि कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिलता है आरजेडी को। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न विचारधारा। जो आरजेडी की विचारधारा है वो मुझसे बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, और जो जन स्वराज की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मुझसे मैच किया। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये मांग होनी चाहिए, ना कि अगड़ा पिछड़ा। और ये आरजेडी की अभी लगातार इधर पोस्ट में देख रही हूँ तो अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। भूमियार, ब्राह्मण और यादव, कुशवाहा, कुर्मी हो रहा है।
तो ये सब से मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ, इसलिए मेरी विचारधारा वहाँ मैच नहीं की, तो मैं आज जनसुराज में हूँ। मैंने आपको कहना है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता नहीं हूँ, करती। मैं एक समाज की राजनीति करता हूँ। एक समाज के न्यू यानी नया गठन जो होता है कि जो पार्ट बाई पार्ट लोग जो टूटे हुए हैं उसको खत्म करने की राजनीति आपको करना। जी बिल्कुल। बात यही रहा। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपका 2025 में क्या चुनाव लड़ने की कुछ तैयारी है क्या? नहीं नहीं, मैं जनसुराज जब ज्वाइन करने गई थी प्रशांत जी से, मैं उसी दिन क्लियर की थी कि मैं अभी सीखनी चाहती हूँ राजनीति क्या होती है, लोगों का प्रॉब्लम्स क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि अभी जैसा आप सवाल किए कि आप यादव हैं तो आरजेडी को क्यों नहीं वोट किए, मैं देख रही हूँ जब भी मैं अभी ग्राउंड पर जा रही हूँ, इतना बदतर स्थिति है अभी गाँव के लोगों का। लोग ये सोचकर तो वोट दे देते हैं कि मेरे वो नेता हैं, लालू जी मेरे नेता हैं, या फिर तेजस्वी जी मेरे नेता हैं, मोदी मेरे नेता हैं। लेकिन ये क्यों नहीं लोग देखते हैं कि मैं उस नेता को अगर गद्दी पे बैठा दे रहा हूँ तो क्या वो नेता मेरी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं? लोग इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। तो मैं बस ये बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक रियल में भावना है कि मैं समाज सेवा करूँ और लोगों के प्रॉब्लम दूर करूँ। तो जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मान लीजिए जनता मुझे वोट देकर गद्दी पे बैठा देती है और फिर मैं उस पर खरी नहीं उतरती हूँ, तब मेरा क्या? फिर वहाँ तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जनता को सोचना होगा कि जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को मैं वोट कर रहा हूँ वो मेरे लिए खड़ी है या नहीं है, मेरे गांव के लिए खड़े हैं कि नहीं, मेरे गांव में बदलाव आया है कि नहीं, मेरे प्रॉब्लम्स पे खड़े हैं कि नहीं। अभी देखिए अगर देखा जाए तो दलित का केस भी दर्ज नहीं होता है, बहुत सारे मामला में अभी रेप केसेस हो रहे हैं, दलितों का केस भी दर्ज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दलित उस वक्त क्यों नहीं सोचते हैं जब वो गद्दी पे जाति को देखकर वोट देते हैं? तो ये सब बदलाव लाने के लिए मैं सीखने के लिए अभी सिर्फ जनसुराज में हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ने का भी कोई प्लान नहीं है मेरा। जैसे प्रियंका जी, आपने जिस तरह से एक महिला हैं और महिलाओं का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी होता है, घर परिवार बच्चे खाना पीना बहुत सा चीज, सारा कुछ छोड़ करके आपने पॉलिटिक्स में क्या समय दे पाई? नहीं, सारा कुछ छोड़ के नहीं, सारा कुछ लेकर मैं चल रही हूँ। अच्छा, सब कुछ लेकर, जी। महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, घर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, समाज भी होता है। और मैं महिला होकर ये काम इसलिए कर रही हूँ, मैं साथ में बता दूँ कि मैं एक संस्था भी रन कर रही हूँ 3 साल से। तो मैं महिलाओं को ही जागरूक करने के लिए ग्राउंड पे उतरी हूँ, क्योंकि मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल देखे हैं और मैं संस्था में बहुत सारी महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पे महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, सामाजिक भागीदारी में महिला बहुत पीछे है। तो मेरी कोशिश है कि शायद मैं वो एग्ज़ाम्पल सेट कर पाऊँ समाज में, कि लोग महिला को मुझे देखकर मोटिवेशन मिले कि नहीं, घर के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, जिम्मेदारियां के साथ साथ आप सामाजिक भागीदारी भी बन सकती हैं। मैम, आप एक महिला हैं, महिलाओं का 35% आरक्षण मिला है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं और भी होना चाहिए? देखिए, मैं अगर बात करूं तो आरक्षण मतलब कमज़ोर लोग। मेरी सोच है कि आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जिनको मजबूत होने की ज़रूरत है, और महिलाओं को आरक्षण देने का ही मतलब है कि महिलाओं को आप कमज़ोर श्रेणी में डाल दिया है। तो मैं बढ़ाने की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी कि महिलाओं को इतना स्टेबल होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं हो। पुरुष को क्यों नहीं आरक्षण मिलता है? तो कॉन्सेप्ट तो यही से क्लियर समाज दे रही है, वो सरकार दे रही है कि महिला कमज़ोर है। पुरुष को आरक्षण की बातें करना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को नहीं आरक्षण। महिलाओं का कहना है कि नहीं 35 ही क्यों, हमको 50 क्यों नहीं मिल रहा है? वो बात सही है, महिलाओं की आवाज़ में इसी बात को आपसे वो बात सही है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को आरक्षण श्रेणी में डालना मतलब महिलाओं को यहाँ से कमज़ोर कर देना कि आप कमज़ोर हैं। पुरुष को क्यों नहीं आरक्षण? क्योंकि यहाँ से सेट है कि पुरुष स्ट्रांग है, महिला कमज़ोर है। तो ये कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ मैं। जैसे आप देखिए तो दलित को आरक्षण ज़्यादा मिलता है, फॉरवर्ड को कम मिलता है। ये बात रियलिटी है कि दलित कमज़ोर हैं हमारे समाज में, लेकिन महिला कमज़ोर नहीं है, महिला को कमज़ोर कर दिया गया है। अच्छा, दलित क्यों कमज़ोर है? उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, फिर भी कमज़ोर क्यों? दलित, देखिए शुरू से हमारे समाज में दलितों को बहुत तंग करते लोग आए हैं। जहाँ लालू यादव जी की जब पार्टी बनी तो वहाँ से कुछ दलित को हेल्प मिला, इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ लालू जी की। मैं इस चीज़ की सराहना भी करती हूँ कि उन्होंने दलितों का आवाज़, वो दलितों के आवाज़ बने, लेकिन उसके अलावा दलितों के लिए कुछ किए नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाए, आवाज़ तक ही रह गए। आवाज़ तक ही रह गए।
शिक्षा रोजगार से वो दूर कर दिए। चलिए ठीक है, आवाज़ के लिए मैं मानती हूँ कि आवाज़ के बदले आपको गद्दी मिली, लालू जी को गद्दी दी है ना, लेकिन उसके बदले अगर वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी आएँ और वो दलितों की आवाज़ बने, तो वो अब इम्पॉसिबल है। दलितों को बस कुचला जा रहा है, इन्हीं राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, राजनीतिक लोग जो फ़ायदा उठाते हैं वोट के लिए, इसी वजह से वो कुचले जाते हैं, क्योंकि दलितों को वो वैल्यू नहीं मिल रहा है समाज में जो मिलना चाहिए। आप जन स्वराज के प्रदेश सचिव, महिला सचिव हैं, आपकी पार्टी की तरफ महिलाओं को कितना सीट मिलेगा? इसलिए आरक्षण तो मैं नहीं बात करूँ, आपने आरक्षण के विरोध कहा कि नहीं आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि महिलाओं को कितना सीट मिल रहा है? देखिए, प्रशांत जी लगातार घोषणा कर रहे हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट महिलाओं को दूं। तो ये जन समर्थक और जनसभा डिसाइड करेगी कि वो किस कैंडिडेट को उतारेगी। यहाँ प्रशांत जी भी खुलकर बोले हैं कि मैं नहीं डिसाइड करूँगा। अभी जो सभाएं चल रही हैं, अभी जो उद्घोष यात्रा शुरू हुई है, उस उद्घोष यात्रा में पब्लिक तय करेगी, जनता तय करेगी कि हमारे विधानसभा से कौन कैंडिडेट हो। तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किनको टिकट देंगी, किनको नहीं देंगी। प्रशांत जी भी वो जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं। आप प्रदेश सचिव होने के नाते आप कितने महिलाओं को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा पे हो महिला एक्टिव, ताकि एक समाज में सेट हो ये एग्जाम्पल कि महिला भी सामाजिक भागीदारी हो सकती है, क्योंकि महिला भी एक स्तंभ होती है समाज की। तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि वो जितना ज़्यादा सीट ले। जन स्वराज के कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो जन जन तक लेकर जाना चाहते हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। अभी रेप पीड़िता का जो हो गया डेथ, स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने की वजह से, तो ये सारे जो बिहार में व्यवस्था है, इस चीज़ के बदलाव की मांग हम लोग कर रहे हैं लगातार, खास करके शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा सब चीज़ बदलाव शुरू होगा। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी बैग है, स्कूल बैग। तो मैम, अभी के डेट में जिस तरह से जन स्वराज का एक मुहिम लोग, और जहाँ तक हमने देखा कि लोग भी भीड़ बहुत ज़्यादा उसमें जुट रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए, देखने के लिए भीड़ जो है बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से आता था उससे ज़्यादा कहीं आ रहा है जी। तो आप जिस तरह से कितना सीट आने की संभावना है? देखिए, पूरा 243 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों का कोशिश है कि 200 पार हो, 200 पार सीट निकले। मतलब कि जन स्वराज पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये भीड़ बयां कर रही है कि हमारे बिहार की जनता भी बदलाव चाह रही है। वो हर सभा में भीड़ ही बता रही है कि जनता को कुछ नया चाहिए। जनता ये जातिवाद के इलेक्शन राजनीति से ऊब चुकी है, 4 किलो राशन से ऊब चुकी है, ये फ्री के जो मिल रहे हैं राशन पानी, इससे ऊब चुकी है। जनता समझ चुकी है कि 4 किलो राशन या 5 किलो राशन या जाति के नाम पर वोट से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा बदलाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से होने वाला है। तो वो भीड़ बयां कर रही है कि हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी जादवों का एक कुनबा है, तो क्या उम्मीद है कि आप पे चोट पाइएगा जन स्वराज के लिए? हाँ, बिल्कुल टूट रहा है। आप भीड़ देखिए, भीड़ से ही पता चल रहा है कि ये सोच बदल रहा है। अब इस चीज़ के लोग खिलाफ आ रहे हैं कि आप जब राजनीति आता है तो कहाँ से ये अगड़ा पिछड़ा मुद्दा आ जाता है। अभी अब देखिए, तो अभी घर घर में अगर 2 पड़ोस में भी लड़ाई हो रहा है तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि पड़ोसी लड़ रहे हैं, बोलेंगे फलाना जात के बीच में लड़ाई हो गया। तो इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को लोग समझ गए हैं। तो आरजेडी की या फिर बीजेपी की ये राजनीति एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक जात की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों का कॉन्सेप्ट यहीं पर टूट चुका है। भीड़, ये जन स्वराज का भीड़ बता रहा है, जन स्वराज के हर सभा में जो लोग पहुँच रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं अब जाति की राजनीति नहीं करूँगा, मैं किसी भी नेता को जात के नाम पर वोट नहीं दूँगा। जिस तरह से अगर जन स्वराज में बात किया जाए, जन स्वराज पार्टी के लिए बात करें, तो एक बहुत बड़ा पलायन मुद्दा है बिहार में खासकर। जी बिल्कुल। तो पलायन, क्या लगता है कि आपकी सरकार, आपकी सत्ता जब आएगी तो पलायन रोक पाइएगा? हाँ बिल्कुल। जैसा कि प्रशांत जी का पहला मुद्दा ये था पलायन। शिक्षा रोजगार के साथ, शिक्षा रोजगार से पहले उनका मुद्दा था पलायन रोकना, क्योंकि हमारे बिहार के लोग जाके बाहर में मजदूरी कर रहे हैं। ये हमारे बिहार के लिए अच्छा नहीं है। बाहर में बिहार को गाली भी दिया जा रहा है, बिहार के लोगों से मजदूरी भी कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार को पीछे ले जा रहा है। उसके अलावा जो महिलाएं अपने घर के पुरुष को बाहर भेज दे रही हैं, वो यहाँ अकेले रहकर पूरी जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, तो वहाँ से महिलाएं भी पीछे जा रही हैं। तो बिहार के साथ साथ महिलाएं भी पीछे जा रही हैं, हमारा समाज भी पीछे जा रहा है। तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बिहार के लिए। जो हमारी सरकार अगर बनती है, प्रशांत जी की सरकार अगर बनती है, तो तुरंत ही पलायन रोकने का काम किया जाएगा।
एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में कि दारूबंदी का। महिलाओं लोग उसको बहुत स्वागत भी किया था। एक महिला होने के नाते आप किस तरह से दारूबंदी को लेते हैं? देखिए, महिलाएं स्वागत की थी, महिलाएं बहुत खुश थी इस चीज़ के लिए, लेकिन दारू बंद कहाँ है? दारू तो खुलेआम बिक रही है, तो महिला अब कहाँ खुश रहेंगी? महिला को एक तरह का ये भ्रम में डाला गया, एक जाल में डाला गया कि दारू बंद किया जा रहा है, तो महिलाएं खुश थी। लेकिन आज 5-10 साल से महिलाएं देख रही है कि दारू की वजह से कितनी जानें गई हैं हमारे बिहार में। ना दारू बंद है और दारू एक तरह से महंगा भी बिक रहा है। अगर देखा जाए तो इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा रहा है, डुप्लीकेट दारू बिक रहा है, दारू महंगा दिया जा रहा है। इससे और त्राहिमाम फैल चुकी है महिलाओं के घरेलू जीवन में। तो महिला ये समझ चुकी है। तो प्रशांत जी अभी रिसेंट में ये घोषणा किए थे कि मैं अगर आऊँगा सरकार में तो 1-2 घंटे के अंदर मैं इस चीज़ को लागू करूँगा कि दारूबंदी ख़त्म किया जाता है। अभी रिसेंट में ये वो बोले थे। हाँ, इस सबसे तरह पहले के स्टेटमेंट जी हमारे पास में जी बिल्कुल, क्योंकि है दारू बंद है ही नहीं हमारे सरकार में, वरना हमारी महिलाएं खुश है इस चीज़ से, क्योंकि महिलाएं देख रही हैं कि बंद कहाँ है। अभी आप जन सुराज के प्रदेश सचिव हैं, आप महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं लगातार यही मैसेज दे रही हूँ महिलाओं को कि आप अपने हक को समझिए। आपको जो समाज में कुचल दिया गया है, आपको जो अनसुना कर दिया गया है, उस अनसुना लिस्ट में ना रहें। आप अपने आप को सुनने की आवाज़ बनाएं। आप आगे आइए समाज में, आप समाज की भागीदारी बनिए और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी आपका हक है, तो उस हक को ना छोड़िए और एक ऐसा एग्जाम्पल बनिए और महिलाओं के लिए आगे आकर, ताकि आपको देखकर और महिलाएं घर से निकले और ये समझे कि नहीं, मैं भी इस समाज की हिस्सा हूँ, मुझे भी यहाँ पे हक मिलने चाहिए। देखो, आपने परिचय दे। मैं प्रियंका यादव, प्रदेश महिला सचिव जनसुराज। तो ये हमारे साथ थे, गया शहर से हम बात कर रहे हैं, गया का प्रियंका यादव जी, जो अपने बातों को बेबाक तरीके से रखे हैं और जनसुराज की बात तो रखे ही, महिलाओं को खास करके अपने बोल्डनेस रूप में बात रखा कि महिलाओं कोई अबला नहीं है, कोई बेसहारा नहीं है, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको मजबूती से चाहिए, हम हर लोग के साथ कदम टू कदम चलेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। हम कोई पहले वाले महिला नहीं है, आज जो 2025 के महिला हैं, इसलिए हमको विवश लोग नहीं समझे, हम कदम से कदम चलने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं नजर 24 लाइव।